नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीसैट साल 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्जाम पेपर्स हुए हैं सीसैट के, इन सभी पेपर्स में से रीजनिंग सेक्शन के पूरे सॉल्यूशन को यहाँ पे देखेंगे। उससे शुरुआत कर रहे हैं पार्ट 1 से। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2011 से 19 तक, सब पे वीडियो बना दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहां से देखते हैं कि हमारे पास 12 लोग हैं जिन्होंने एक क्लब बना रखा है और पर्ची में जो भी रिजल्ट निकलेगा, पर्ची उछाली जाती है 12 लोगों के बीच में। पर्ची में जिसका नाम आएगा उसको किसी पर्टिकुलर महीने में यहाँ पे पार्टी देनी पड़ेगी, जितने भी मेंबर बच रहे हैं सबको। तो भाई 12 लोग हैं, 4 4 8 4 12। अब जब पर्ची खुलेगी तो इन 12 में से किसी के भी नाम पर्ची खुल सकती है। तो मान लीजिए इसी के नाम पर्ची खुल गई, लेकिन ये पर्ची कब खुलेगी? क्या जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, या फिर ऐसे करते करते दिसंबर में? ये भी किसी को नहीं पता। पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि इन 12 में से किसके नाम की पर्ची खुलेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। ऐसे ही किस महीने में खुलेगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। तो यहाँ पे पूरा अनसर्टेनिटीज का भंडार है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। तो द नंबर ऑफ डिनर्स अ पर्टिकुलर मेंबर हैज टू होस्ट, किसी एक मेंबर को इन 12 में से मान लीजिए यही है, इसको एक साल में कितनी बार पार्टी देनी पड़ेगी? पहली बात तो ये फिक्स थोड़ी ना है कि इसी के नाम की पर्ची खुलेगी, और ऊपर से ये भी फिक्स नहीं है कि कौन से महीने में खुलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि 12 बार इसी को पार्टी देनी पड़े, और ऐसा होता है कि ये एकदम सेफ बच जाए। एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते, सो कांट बी डिटरमाइंड, नहीं निकाला जा सकता एग्जैक्ट। डी। उसके बाद सेकंड नंबर में एक ऑटोमोबाइल ओनर है, मतलब उसके पास कार या बाइक कुछ भी हो सकती है। और जब भी हमारे पास कार या बाइक होती है तो हम दो चीज़ों को फॉलो करते हैं। पहली बात तो 1 लीटर पेट्रोल कितने में मिलता है, हम इस बात का ध्यान रखते हैं। और हर महीने या फिर हर हफ्ते जो भी हमारा टाइम पीरियड है, कितने लीटर हम यूज़ करते हैं, ये भी हमको पता होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे है। 4 अलग अलग महीने अपने पास हैं। पहले महीने में 40 रुपये लीटर पेट्रोल था, फिर 50 पहुंचा, फिर 60, फिर 75। ऐसे 4 महीने में पेट्रोल की कीमत बढ़ती गई। तो ऐसे में ये हुआ कि हम एक महीने में जितने लीटर पेट्रोल यूज कर रहे थे वो भी कम यूज करने लगे। फॉर एग्जाम्पल पहले महीने 68 लीटर पेट्रोल हमने यूज किया, दूसरे महीने हम 48 पे आ गए, तीसरे महीने 40 पे, चौथे महीने में 32 लीटर पे आ गए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं वैसे वैसे पेट्रोल यूज करना हम कम करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आपकी जेब से पेट्रोल के ऊपर कितने रुपए लग रहे हैं, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्राइस पे और क्वांटिटी पे। 1 लीटर कितने का है और कितने लीटर यूज करते हो इसी पे। तो ये हो जाएगा 40 × 68। अब यहाँ पे एक करेक्शन करिएगा, ये डेटा 60 होगा इधर, बिकॉज 60 × 4 2400, 50 × 48 अगेन 2400। ये सीरीज एक पैटर्न फॉलो कर रही है कि एक्सपेंडिचर हमको हर कॉलम में सेम मिल रहा है। 64 × 2400, 75 × 32 भी 2400। 5वें महीने में पेट्रोल का प्राइस 80 रुपये लीटर आ गया, तो कितने लीटर पेट्रोल यूज करोगे? आप देख पा रहे हैं कि 4 महीने में नेट आपकी जेब से सिर्फ 2400 रुपये लग रहे हैं। इसका मतलब 5वें महीने में इससे ऊपर नहीं लगने चाहिए। तो 80 रुपये लीटर पेट्रोल है, 80 का कितने में गुणा करें कि 2400 आ जाए? तो 30 में करना पड़ेगा। 30 लीटर पेट्रोल 5वें महीने में लगेगा अगर कीमत 80 है तो। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग से ये लीजिए, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है सीधे उधर पहुंच गया और ऊपर से वो टेढ़ा भी हो गया, पलट गया, मतलब वाटर इमेज उसकी आ गई। ऐसे ही फिर यहाँ पहुंचा, फिर पलटा ऐसे, फिर यहाँ पहुंचा, फिर ऐसे पलटा। अब की बार ये ऊपर जाएगा बिकॉज ऐसे क्लॉकवाइज वो घूम रहा है।
पहले इधर था फिर इधर क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसे इधर था तो ये वैसे होगा, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल कहाँ पे नहीं है, इधर और इधर। ये दोनों ऑप्शन हमारे चले गए। उसके बाद अगला लॉजिक यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो सकता है। इस स्क्वायर को पकड़ लीजिए, ये इधर आ गया मतलब सीधे 180 सामने। फिर उसके बाद इसको पकड़ लीजिए, ये जो काला काला है फिलहाल मैंने लाल कर दिया, ये सीधे सामने पहुंचा। ठीक, ये चीज हो गई। उसके बाद हमें ये चीज यहां ऐसे पकड़नी पड़ेगी। पहले हम इस पे फोकस कर रहे थे इन दोनों के लिए हम इस पे फोकस कर रहे थे, तो इन दोनों के लिए हम इस पे फोकस ही तो करेंगे। ये स्क्वायर इधर आना चाहिए और उसके ऊपर ट्राइंगल ऐसे, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद चौथे नंबर में अगर हम बात करें तो यहां पे क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पे क्या आएगा, तो 3 से 6 कैसे बना सकते हैं, +6, लेकिन यहां पे कितना जोड़िएगा, पैटर्न ही नहीं बनेगा कोई। अगर हम 3 का स्क्वायर करें और उसमें से 3 ही निकाल लें, 9 में से 3 गया 6, बहुत बढ़िया। 8 का स्क्वायर करें और 8 निकाल लें, 64 में 8 गया 56, सही है। तो n² माइनस n की फॉर्म में हर एक कॉलम को लिखना है। क्या आप आगे लिख पाएंगे? देखते हैं। 10² 100 माइनस 10 90, सही है। 2² 4, 4 में 2 गया 2, ये भी सही है। इधर देखिए 1² 1, 1 माइनस 1 0, ये भी सही है। तो x² माइनस x 20 आना चाहिए। x की पोजीशन पे क्या आएगा, अगर हम 5 रख दें तो 5 का स्क्वायर 25, 5 कम किया 20, सही है, ऑप्शन ए 5। उसके बाद 5th नंबर अगर हम बात करें, ये 7x 21 31 और 43, तो ये 12 का गैप, 43 माइनस 31, ऐसे ये 10 का गैप, ये इधर 2 का गैप, इधर 2 कम करेंगे तो 8 आएगा। 21 माइनस 8 13, ये 6, तो 6 8 10 12, परफेक्ट सीरीज है, 2 2 का गैप बढ़ रहा है। ठीक, तो यहां पे पक्का 13 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नंबर 6 लीजिए, अगेन नॉन वर्बल रीजनिंग का। इन चारों को जोड़ के कौन सा फिगर आप बना पाएंगे, तो 2 आपको रेक्टेंगल चाहिए, वो भी सीधे सीधे, ऐसे टेढ़ा नहीं चाहिए। ये सब गए, डी करेक्ट हो गया, बिकॉज एक तो सीधे सीधे ये 2 रेक्टेंगल हैं और ऊपर से राइट एंगल ट्राइंगल भी 2 हैं, इधर और इधर, डी। ये वाला ऑप्शन यहां से सही है, डी। उसके बाद 7 नंबर है अर्थमेटिकल रीजनिंग से। एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने सिर्फ 8 सवाल अटेम्प्ट करे और हर एक सवाल में 50%, मतलब जितने भी मार्क्स की परीक्षा थी आधे नंबर लेके आया। मान लीजिए 100 का पेपर था तो 50 नंबर वो लेकर के आया, और पूरे पेपर की अगर आप बात करें तो 40% वो लेकर के आया, और सभी क्वेश्चन बराबर नंबर का था। अगर 5 नंबर का एक सवाल था तो सारे 5 ही नंबर के थे, ये भी बात है। तो मान लीजिए x क्वेश्चन उसमें थे, तो टोटल परीक्षा कितने नंबर की थी, 8 इंटू x। उसको नंबर लाने चाहिए थे लेकिन ला आधे पाया, 1/2। ये पूरे कंप्लीट मार्क्स का उसका वो जो है वो लेकर के आया। ये मतलब उसके परसेंटेज थे जो वो लाया। हमारे हिसाब से परसेंटेज कितने हैं, 40 रख दीजिए, 4 10 10 क्वेश्चन उसके थे, बी। उसके बाद 8 नंबर अगर हम बात करें तो कोई फादर है, वो 9 गुना बड़ा है अपने बेटे से। ये फादर, ये सन, तो सन x, तो फादर 9x। मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। मदर जो है वो सन का 8 गुना, 8x, x इंटू 8। फादर और मदर की एज कुल मिला के 51 है। हमारे हिसाब से 9x और 8x, 17x है, 51x है 3। व्हाट इज द एज ऑफ द सन, x यानी कि 3, डी 3 साल। उसके बाद 9 नंबर है पजल से। 4 लोग हैं, ए बी और सी और डी, इनमें से 2 मैरिड कपल है यानी 2 शादीशुदा हैं, और रीजनिंग में कम से कम अभी तक शादी मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष के बीच में होती है। इसी हिसाब से हम चलेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि इनमें से 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं। बोथ द विमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड।
मतलब औरतें छोटी हैं, कुल मिला के ये है। और स्पेशली बात की गई है अपने पतियों से छोटी हैं। ए इज द टॉलेस्ट, तो औरतें अगर अपने पतियों से छोटी हैं तो सबसे बड़ी ग्रुप में कैसे हो सकती है? मतलब उसके ऊपर कम से कम उसको पति तो मिल ही जाएगा अपने से हाइट में बड़ा, इसीलिए ए इज द टॉलेस्ट, तो ए पक्का पुरुष है, इस बात का ध्यान रखें आप। सी इज टॉलर देन बी, सी बी से बड़ा है, तो बड़ी पत्नी नहीं हो सकती, पति ही हो सकता है। लेकिन यहां पे औरतें सिर्फ जो है अपने पतियों से छोटी हैं, दूसरे के पति से तो पक्का बड़ी हो सकती है, तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। डी इज बीज ब्रदर, डी भाई है, इस वजह से पक्का यहां पे वो मेल होगा, ठीक। और हमको ये पता था शुरू से कि हमारे पास 2 मेल है 2 फीमेल, 2 मेल पता चल गया आपको, ए और डी, तो बी और सी पक्का यहां पे जो है फीमेल होंगी। और हमारे पास 2 मैरिड कपल थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब डी और बी तो भाई बहन है, ये शादीशुदा कैसे हो सकते हैं? तो डी की शादी पक्का सी से हुई है और बी की शादी पक्का ए से हुई है, तो कुल मिला के ये परिवार है और कहीं कुछ नहीं। एक दूसरे की बहनों ने सबसे शादी की है, तो फैमिली रिलेशन तो है, ये बात तो कंफर्म है। पूछा है कि विच इज नॉट करेक्ट, तो फैमिली रिलेशन है, ये बात सही है। दूसरा है बी इज द शॉर्टेस्ट, तो ये तो है भाई शॉर्टेस्ट, क्योंकि बी अपने पति से तो पक्का छोटी होगी और वो सी से भी छोटी है, ऐसा दिया हुआ था, टी इज टॉलर देन बी। और ए जो है अपनी पत्नी से यानी बी से पक्का बड़ा है, तो ये तो और बात इस बात को पुख्ता कर देता है कि बी सबसे छोटी है। यहां पे माफ कीजिएगा, बी की शादी जो है वो ए से हुई है, तो ए से तो वो पक्का छोटी है, साथ में सी से भी छोटी, और अपने पति से डी से तो ऑब्वियस सी बात है वो छोटी होगी, तो होना गई सबसे छोटी, ये भी सही है। सी इज टॉलर देन डी, सी की शादी भाई डी से हुई है, औरत अपने पति से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये यहां से गलत हो गया, और जो गलत है वही सही होना था, सी। ए इज बीज हस्बैंड, ये तो पक्का बता ही दिया था हमने अभी। पर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहां पे 3 स्टेटमेंट है और बताना है कौन सा सही है। अ मैन हैड अ वाइफ 2 sons एंड 2 daughters, भाई आदमी है, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे, मतलब 2 लड़के हैं और 2 उसकी बेटियां हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। द डॉटर्स वर इन्वाइटेड टू अ फीस्ट, जितनी भी बेटियां थी यानी 2 की दोनों बेटियां, इनको पार्टी पे आमंत्रित कर दिया खाने पीने के लिए, डिनर पे बेसिकली। और जितने भी पुरुष थे, पुरुष कौन कौन होंगे? वो आदमी खुद और उसके दोनों बेटे S1 S2, सन नंबर 1 और 2, ये 3 लोग चले गए हैं पिकनिक के लिए बाहर। और जो मैन का पिता है, हालांकि इस बारे में बात नहीं हुई है, ये जो आदमी का पिता है ये अपने काम से वापस ही नहीं आया है, तो इसका मतलब ये भी बाहर है। ओनली द मैन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम, अब यहाँ पे वाइफ का क्या हुआ इस बारे में कोई बात नहीं की गई है कि उनको डिनर पे इनवाइट किया या पिकनिक पे, तो वो घर पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इन तीनों ही स्टेटमेंट में ये बात नहीं लिखी गई है कि भाई जिसको भी डिनर या फिर पिकनिक पे इनवाइट ना किया गया हो वो पक्का घर पे ही रहेगा, ऐसी कोई परफेक्ट बात लिखी तो है नहीं। तो यहां से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो घर पे हो, लेकिन ये भी उतना ही ट्रू हो सकता है कि वो घर पे ना हो, कंफर्म नहीं है कुछ। इट इज लाइकली दैट, ऐसी संभावना है कि उस आदमी की पत्नी घर पे हो, संभावना तो है, ऐसा हमने ऊपर बता दिया था, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है, ये सही है। नोबडी वॉज लेफ्ट एट होम, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई घर पे जरूर हो सकता है, नहीं भी हम ये नहीं कह रहे कि कोई घर पे ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन ये चीज बिल्कुल कंफर्म है कि संभावित रूप से उसकी पत्नी घर पे हो सकती है, बी करेक्ट है। मोर देन 1 पर्सन वॉज लेफ्ट एट होम, इस बारे में भी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि इसकी वाइफ केवल बच रही है, बाकी सब तो बाहर ही है ना। उसके बाद 11 नंबर भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। गीता का ये कहना है कि नरेश जो है और अच्छे बॉक्सर बन सकते हैं अगर वो योग वगैरह शुरू कर दें तो।
मतलब ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना अगर ये चालू कर दें तो और बढ़िया बॉक्सर बन जाएंगे। कौन? नरेश, ऐसा कहना है गीता का। राधा ने बात काटते हुए कहा, इम्पॉसिबल, असंभव, यानी वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती कि मेडिटेशन करने से कोई बॉक्सर और अच्छा बन सकता है। सिंपल सी बात ये है, अ बॉक्सर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इज हिज एग्रेसिवनेस, यानी आक्रामकता अगर है तभी वो अच्छा बॉक्सर बन सकता है। इनके हिसाब से ये है। राधा का जो स्टेटमेंट है वो इनकी कौन सी मानसिकता के बारे में बात करता है, कौन सा इनका विश्वास है? तो भाई सिंपल सा इनका विश्वास यही है कि मेडिटेशन को वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो एग्रेसिवनेस को एक्सेप्ट करती हैं। उनके हिसाब से मेडिटेशन से आदमी जो है वो कम आक्रामक हो जाता है। मेडिटेशन टेंड्स टू मेक अ पर्सन लेस एग्रेसिव। एकदम ये यहां से सही बात है। बी क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे बोला गया कि मेडिटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता होता तो इस प्रकार से वो बात को डिनाई नहीं कर देती। नरेश वॉज पुअर बॉक्सर, नरेश की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता कि वो पहले किस प्रकार के बॉक्सर थे, ये गलत हो गया। नरेश वुड नॉट हैव टेकन टू मेडिटेशन, मतलब उनको मेडिटेशन में नहीं आना चाहिए था, इस बारे में भी कोई बात नहीं हुई। 12 नंबर भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। जितने भी अच्छे एथलीट हैं सभी जीतना चाहते हैं। भाई कोई हारने के लिए तो एथलेटिज्म में आता नहीं है, एथलेटिक्स में मतलब। और जितने भी लोग जीतना चाहते हैं ना, सबको बैलेंस डाइट लेनी जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बैलेंस डाइट नहीं खाते वो सब बुरे एथलीट हैं। यहां से सबसे बढ़िया ये हो सकता है कि जो बैलेंस डाइट नहीं लेते वो अच्छे एथलीट हो नहीं सकते। कुल मिला के ये है, नो बैड एथलीट वांट्स टू विन। तो भाई गुड एथलीट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बैड के बारे में नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा है नो एथलीट हु डज नॉट ईट वेल, मतलब जो बैलेंस डाइट नहीं खाते वो अच्छे एथलीट नहीं हो सकते। कोई भी अच्छा खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं है, बस यही तो हम कहना चाहते थे। बी करेक्ट हो गया। और सी वाला तो खैर रिपीटेड है, एग्जैक्टली वही रिपीट हो गया जो ऊपर लिखा है कि जो अच्छी बैलेंस डाइट लेता है वो बढ़िया एथलीट है। तो रिपीटेड अलाउ नहीं है, ये गलत हो गया। और जितने भी एथलीट जीतना चाहते हैं वो बढ़िया एथलीट हैं, ये भी रिपीटेड हो गया। ऑल गुड एथलीट्स वांट्स टू विन, एग्जैक्टली यही तो है। तो ऐसे स्टेटमेंट में आंसर आपके तभी सही हो सकते हैं जब आप मीनिंग तो निकालें। इंफॉर्मेशन आपको इतने से ही लेनी है, लेकिन इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसका सेंस बनना चाहिए। 13 नंबर है ए रन्स लेस फास्ट देन बी। ए जो है बी से कम तेजी से दौड़ता है, एंड बी रन्स एज फास्ट एज बट नॉट फास्टर, यानी जितनी बी की स्पीड है उतनी सी की स्पीड है। तो यहां से अगर इस इक्वेशन में बी की वैल्यू रख दें तो ए लेस देन सी आ गया। एज कंपेयर टू ए सी रन्स, तो सी तो तेज दौड़ता है ना, बिकॉज ए लेस देन सी, ए धीमा दौड़ता है, तो सी रन्स फास्टर देन ए, बी। उसके बाद 14 नंबर भी सिमिलर है। लेडीज फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज। लेडीज फिंगर का टेस्ट कैबेज से ज्यादा है। कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर से भी ज्यादा स्वादिष्ट कोई मिल गया, यह है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीज, कैबेज कम स्वादिष्ट है मटर के मुकाबले, तो कैबेज इज लेस देन पी। यानी कि कुल मिला के इन सब में कैबेज यानी जो बंद गोभी है सबसे कम स्वादिष्ट है। पी का रिलेशन हमें कैबेज से तो पता है लेकिन इन तीनों से नहीं पता, तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ दिया जरूर होगा नीचे। कौन सा कंक्लूजन सही है? कैबेज इज लीस्ट टेस्टी, जो बोला था वही यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा है, सी। बाकी पी का रिलेशन जैसा हमने पहले बोला इन तीनों से नहीं है, तो जहां जहां पे है वहां पे आप ऐसे ही काट सकते हैं इसको। 15 नंबर है डिस्टेंस और डायरेक्शन से। शाहिद और रोहित सेम पॉइंट पे चलना चालू करते हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये रहा वो पॉइंट। ये शाहिद कहाँ जाता है? आफ्टर ईच किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न लेफ्ट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हमको शुरू से पता है, तो मान लीजिए ये शाहिद है और ये है हमारे रोहित।
शाहिद कहाँ जाते हैं? लेफ्ट में हमेशा। ये 1 किलोमीटर गया, उसके बाद लेफ्ट मारा नीचे। लेकिन ऐसा कब तक करना है? चारों ऑप्शन में अगर आप ध्यान से कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे लिखा है मीट, मीट एंड मीट, यानी इनको मिलाना है हमें कुल मिला के। तो मिला कब सकते हैं? 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, यहाँ बाएं मुड़ेगा तो 1 किलोमीटर ये, ऐसे ही 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस, दाएं मुड़ेगा रोहित, बिकॉज रोहित को दाएं मोड़ना है। रोहित ऑलवेज टर्न राइट। ये 1 किलोमीटर ऐसे आया, यहाँ से राइट ऐसे, तो दोनों को हमने मिला दिया। लेकिन कब? जब हर एक बंदे ने 1, 2, 3 1, 2, 3 किलोमीटर चला है, तो ऐसा कुछ दिया जरूर होगा। दे मीट आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर चल लेंगे तो दोनों मिल जाएंगे। बी। 16 नंबर भी स्टेटमेंट का है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो आप समझ रहे हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंग्रोव कैन शेड टन्स ऑफ लीव्स पर एकड़ एवरी ईयर। हर साल एकड़ के एरिया में और टन्स की मात्रा में मैंग्रोव जो है वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। एक बार पत्ते झड़ गए तो पत्तों पर फंक्शन कौन करेगा? बैक्टीरिया और फंजाई, उनको डिकम्पोज करेगा और खा लेगा जो भी सिंपल प्रोडक्ट है उसको। अब ये जो फंगाई और बैक्टीरिया हैं, ये किसके द्वारा खा लिए जाएंगे? केचुओं यानी वर्म के द्वारा। और केचुओं यानी वर्म को कौन खा जाएगा? कर्मियों को? मछलियां। मछलियों को कौन खा जाएगा? बड़ी मछलियां। मछलियों को किंगफिशर जैसी बर्ड भी खा सकती है, मगरमच्छ भी खा सकते हैं। तो हर पहली वाली चीज को दूसरी वाली चीज खा रही है। ऐसा कहां होता है? फूड चेन और फूड वेब में। 9th NCERT और 10th NCERT में फूड चेन और फूड वेब के बारे में डिटेल में दिया हुआ है साइंस के अंदर। सभी ने आई थिंक उसको कर लिया होगा। तो उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह जाता है। फूड चेन की स्टार्टिंग कहां से हुई है? मैंग्रोव से। तो कुल मिला के हम यही समझ सकते हैं इस पूरे स्टेटमेंट से कि मैंग्रोव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आगे जो भी खाने पीने की संभावना बनी है वो मैंग्रोव की वजह से बनी है। ना इन्होंने अपनी पत्तियां झाड़ी होती, ना इन पे फंजाई एक्ट करते, ना आगे की चीजें होती। तो कुल मिला के बस ये है। लेकिन एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हटाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि कोस्टल एरियाज कैन नॉट हैव फूड चेन विदाउट मैंग्रोव। तो भाई मैंग्रोव के बिना ऐसा नहीं है कि फूड चेन आगे नहीं बढ़ेगी, गलत बात। मैंग्रोव आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल मैरीन इकोसिस्टम। जितने भी मैरीन इकोसिस्टम में सब में मैंग्रोव काम करते हैं क्या? नहीं, गलत। मैंग्रोव हैव क्रूशियल रोल इन सम ऑफ द कोस्टल फूड चेन। कुछ में क्रूशियल रोल हो भी सकता है, कुछ में नहीं। यही हम कहना चाहते थे। सी यहां से करेक्ट हो गया। कंपोजिशन नहीं डिटरमाइन होता है। कंपोजिशन मतलब कितने फ्लोरा होंगे, कितने फोना, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। 17 नंबर भी स्टेटमेंट और अजम्पशन का है, बिकॉज यहां पे कीवर्ड है इंप्लाइड, और इंप्लाइड जो कीवर्ड है वो हमेशा स्टेटमेंट और अजम्पशन में आता है। तो कुल मिला के हमें ये देखना होगा कि ये स्टेटमेंट बोला गया तो क्या सोच के। बाय लिबर्टी आई मीन दी ईगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर, और ये सब। इसका मतलब ये है लिबर्टी से सिर्फ इतना मतलब है कि जहाँ पे लोग रहते हैं वो वातावरण बढ़िया होना चाहिए, ताकि पर्सनैलिटी वहाँ पे डेवलप हो सके, अच्छे से लोग अपने आप को मेंटेन कर सकें। कुल मिला के बस ये है। बाकी ये सोच के ये बात नहीं बोली गई जैसा ऑप्शन ए में दिया है, एब्सेंट ऑफ रिस्ट्रेंट, यानी किस चीज़ का एब्सेंटिज्म होगा इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। पहला गलत। लिबर्टी इज व्हाट लॉ परमिट टू परफॉर्म, लॉ के बारे में ऊपर कहीं बातें नहीं हुई, ये भी गलत। लिबर्टी इज द एबिलिटी टू व्हाट वन डिजायर, किसी की डिजायर के बारे में कोई बात नहीं हुई। कुल मिला के वातावरण को मेंटेन करने की बात हुई है, मेंटेनेंस ऑफ कंडीशन, सही है एकदम। डी। ग्राफ से एक सवाल है। ग्राफ हालांकि इजी ही आते रहे हैं अभी तक, तो देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। ये आपके सामने ग्राफ है। वाई एक्सिस पर रुपीज में अर्निंग बता रखी है कि कितने रुपए कौन से साल में कमाए, और एक्स एक्सिस पर आपको साल दे रखे हैं 2000, 2007 और 2010। तो क्या कंक्लूड किया जा सकता है, कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो निकाला जा सकता है इस पर्टिकुलर ग्राफ से? तो अगर आप देखें ये 0 से चालू हुआ है, साल 2007 तक, यहां से लेकर यहां तक
ए की जो कमाई है वो बढ़ी है, लेकिन बी की बढ़ी तो है लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो ए की जो अर्निंग है वो साल 2007 तक ज़्यादा है, उसके बाद ये कम होना चालू हुई है। 2007 से 10 के बीच में बी की ज़्यादा है। तो ये 3 साल का गैप है, ये 7 साल का। तो टोटल अगर आप 10 साल की बात करें तो 7 साल ए जो है वो बी से आगे रहा है। 3 साल भले पीछे हो गया तो ज़्यादा टाइम तक आगे रहा है कि नहीं, इसका मतलब टोटल अर्निंग ए की ज़्यादा होगी। अगर टोटल ज़्यादा है तो एवरेज भी ज़्यादा होगी। ऑन दी एवरेज ए अर्नड मोर रुपीज देन बी, ये यहां से सही हो जाएगा। 19 नंबर है डाइस से, लेकिन पूछने का तरीका यहां पे अलग हो गया। आप चाहें तो डायग्राम बना के कर लीजिए या फिर वैसे ही अगर कंसेप्ट क्लियर है तो किया जा सकता है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है कि ये तीनों सेम पासे में आने चाहिए। एडजेसेंट फेसेस का मतलब सेम पासे में आ सकते हैं। ये तीनों और ये तीनों। अगर आप दूसरे और तीसरे की बात करेंगे तो y से y कॉमन हो गया, g से g कॉमन हो गया। i और b क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो i का अपोजिट b है। हमसे इन्होंने पूछा है o का अपोजिट क्या है, तो o का अपोजिट i नहीं हो सकता, b भी नहीं हो सकता। i और b नहीं हो सकता बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। b खत्म, i खत्म। उसके बाद अगर आप पहले और चौथे की बात करेंगे तो O से O कॉमन निकल गया, B से B कॉमन निकल गया, तो V और Y एक दूसरे के अपोजिट है। O का अपोजिट V तो हो नहीं सकता, ना Y हो सकता है बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो V नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर C, G हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर बात करें हम तो सिलोजिज्म का सवाल है। स्टेटमेंट पहला है सम मेन आर ग्रेट, तो कुछ मैन ग्रेट के अंदर आ गए। दूसरा है सम मैन आर वाइज, ये मैन जो हैं वाइज के अंदर आ गए। तो पहला है मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज, या तो जितने भी लोग हैं या तो वाइज हो सकते हैं या तो ग्रेट, मतलब दोनों ग्रेट और वाइज नहीं हो सकते। तो हम एक पॉसिबल डायग्राम बना के अगर इसको प्रूव कर पाए तो ये गलत हो गया, अगर नहीं कर पाए तो ये सही है। तो वाइज मैन और उसके बाद ग्रेट अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये हिस्सा वो है मैन का जो वाइस और ग्रेट दोनों हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सबको एक के अंदर एक डाल दो, क्योंकि सम की कंडीशन ऑल की कंडीशन को फॉलो तो करेगी ही। यह मिनिमम ओवरलैपिंग के साथ बनाया गया डायग्राम है, पॉसिबल में मैक्सिमम ओवरलैपिंग भी की जा सकती है। इसीलिए ये हमने प्रूव कर दिया कि बोथ ग्रेट और वाइस दोनों हो सकते हैं। गलत है ये, नाइदर ग्रेट नॉर वाइस। यहाँ पे तो बेसिक से ही पता चल रहा है कि मैन ना तो ग्रेट है ना तो वाइस। ये लीजिए वाइस और ये लीजिए ग्रेट, बस खत्म। ये तो दोनों गलत हैं, कोई भी सही नहीं है, नाइदर 1 और 2, डी। 21 नंबर है स्टेटमेंट और कंक्लूजन से, तो काफी सारे सवाल स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पे आते हुए। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट अलग है कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये देखना पड़ेगा। सम क्लेम टू हैव सीन यूएफओ, कुछ लोगों ने ये क्लेम किया है कि भाई हमने यूएफओ देखा है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिसको स्पेस वाली उड़न तस्तरी कहते हैं आम भाषा में। दूसरा है लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज इज कंसिडर टू बी पॉसिबिलिटीज, मार्स में, वीनस में और दूसरे ग्रहों में जीवन संभव है, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। ये अलग स्टेटमेंट हो गया, पहला अलग है, एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तीसरा है वॉयज टू स्पेस इज नाउ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, स्पेस में जाया जा सकता है, अंतरिक्ष यात्रा एकदम पॉसिबल है, फैक्ट है ये। क्या यहां से निकाल सकते हैं, ना तो हमें कुछ सही से यूएफओ के बारे में पता है और ना तो हमें एग्जैक्ट ये पता है कि कौन से ग्रह में जीवन है। यहां पे पॉसिबिलिटी लिखा है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन ये चीज हम कंफर्म रूप से कह सकते हैं कि स्पेस में जाया जा सकता है, तो बस यही कह सकते हैं। लेकिन चारों ऑप्शन तो यूएफओ के बारे में कह रहे हैं, तो यूएफओ के बारे में कुछ भी एग्जैक्ट बता नहीं सकते। नथिंग कैन बी सेड अबाउट यूएफओ, डी। पहला क्यों गलत है, क्योंकि यूएफओ हेवनली बॉडीज हैं कि नहीं है इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। पहला दूसरा इंटरलिंक्ड नहीं है, अलग अलग है, ऐसे ही बाकी भी एलिमिनेट हो जाएगा। 22 नंबर है क्रिप्टो अर्थमेटिक्स से,
ये एक नया टॉपिक होता है जिसके अंदर कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, सब कॉमन सेंस है या फिर हिट एंड ट्रायल है, जो भी आप कह लें। जब भी आपको ये नंबर दिखाई पड़े ए बी सी और उसको 4 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई किया हो, तो एक फैक्ट दिमाग में ये रखना चाहिए कि जो हमारा नंबर 1001 होता है ना, वो 7, 13 और उसके बाद में 11 से कट सकता है। अब इसके लिए ये 7, 11 और उसके बाद में 13 हमने क्यों चुना? क्योंकि 7 इंटू 13 इंटू 11 आपको 1001 देता है। तो अगर ए बी सी तीनों को मैं इनमें से कोई वैल्यूज दे दूं 7, 11, 13 में से, तो आंसर 1001 आना चाहिए। और अगर ये 1001 है ए बी सी सॉरी DEED, अगर DEED 1001 है तो D 0 है और E 1 है, D0 E 1 ऑप्शन बी। एक तरीका ये हो गया करने का। अब इसमें कौन सी थ्योरम हमने लगा दी, इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आपको ए बी सी दिखाई पड़े तो इट इज ऑलवेज क्या है, डिविजिबल बाय 1001, यानी ए बी सी इंटू 1001 1001 का मल्टीप्लाइड है, तो इसको 1001 मान लेते हैं। इसी हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 23 नंबर एक बार फिर से ग्राफ का सवाल है, जिसमें वाई एक्सिस में आपको रुपए दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50 और एक्स एक्सिस में आपको साल दिए गए हैं। और जो ग्राफ का नेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ एक तो 0 से नहीं चालू है, सीधे सीधे 10 से चालू है। हमसे पूछा है द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन 1990, ये साल 1990 में जो प्राइस है वो इधर कहीं पे है 10 और 20 के बीच में। तो पहला ऑप्शन कहता है कि 10 रुपए रहा होगा, तो भाई 10 रुपए ये है, ये ऊपर नहीं है, 10 से ज़्यादा है, गलत, मस्ट हैव बीन 12। 12 नहीं है बिकॉज ये 10 और 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सी में दिया है 10, 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है, सही है। डी क्यों गलत है? क्योंकि साल 1991 में हम आगे बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं, ये गलत। ऑप्शन सी। 24 नंबर भी ग्राफ से है। इसमें हमारे पास 2 ग्राफ हैं, 2 फैमिलीज हैं अपने पास, एक है फैमिली ए और दूसरी है बी। तो देख लेते हैं क्या पूछा है हमसे। चारों ऑप्शन में अगर आप नजर डालें तो ए और बी का कंपैरिजन हो रहा है फूड के मामले में। चारों ऑप्शन में ए का ज्यादा है, बी का ज्यादा है, बराबर है या कंपेयर नहीं कर सकते, बताइए कौन सा सही है। ए के बारे में बात करें तो टोटल इनका खर्चा 20,000 का महीना है, फूड पे करते हैं 50%, मतलब आधा 10,000। बी की बात करें तो 1 लाख रुपए महीना इनका खर्च है और ये फूड पे 10%, यानी 1 लाख का 10% 10,000। तो दोनों ही लोग भोजन में 10-10 हजार रुपए खर्चा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के व्यय बराबर हैं फूड के मामले में। तो बराबर वाला कौन सा ऑप्शन गिवन है? फैमिली ए एंड बी स्पेंट द सेम अमाउंट ऑफ फूड, बस ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर एकदम ही आसान है। ये वाली बंदी इससे तेज दौड़ती है, प्रीति उससे धीमी दौड़ती है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पूछा क्या है, हु इज द स्लोवेस्ट, यानी सबसे धीमी रनर कौन सी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी किसी ना किसी से तेज है वो सबसे धीमी तो हो नहीं सकती। ऊषा रन्स फास्टर, ऊषा सबसे धीमी नहीं हो सकती, ऊषा ऑप्शन गया। प्रीति रन स्लोवर देन स्वाति, इसका मतलब स्वाति तेज दौड़ती हैं, ये भी गया। स्वाति रन स्लोवर देन कमला, इसका मतलब कमला उनसे तेज हैं, ये भी गया। ऑप्शन बी प्रीति यहां से सही हो गया।